हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, ग्रुप डी फेज 1 के पेपर को यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने आपके लगभग 3 शिफ्ट के पेपर जिसके अंदर 75 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आज के पेपर में आपको सॉल्व कराएंगे 18 अगस्त को जो सभी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, प्लस उसको एक्सप्लेन करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बीजांडू निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो ये है आपका ऑप्शन था मांस और फर। ये क्या होते हैं? जब बीजांडू का इनके अंदर निर्माण होता है उसके बाद ही ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, और ये एक अलैंगिक जनन होता है। ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन था। फिर है आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, डॉबेर-राइन का त्रिक नियम क्या था? तो जो आपका पीरियोडिक टेबल वाला जो हमने वीडियो बनाया है उसको आप जाके पूरा देख सकते हो। उसका प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ पे भी है। तो इन्होंने कहा था, त्रिक नियम दिया था। इन्होंने कहा था पहला एलिमेंट है और जो आखिरी एलिमेंट है, इन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है, इनका एवरेज लेंगे तो बीच वाला जो एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यही इनका त्रिक नियम था। इसे अष्टक का नियम कहते हैं। आवर्त सारणी के इतिहास में ये जर्मन वैज्ञानिक थे डोबेराइन, 3 तत्वों का त्रिक नियम बनाया था जिसमें परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इसे ही डोबेराइन का त्रिक नियम भी कहा जाता है। जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक, तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम हो गया। तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, लिथियम का कितना हो जाएगा आपका, लगभग 6 हो जाएगा। तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7, 7/2 एवरेज करेंगे तो ये आएगा आपका 3.5। तो हीलियम का कितना होता है, लगभग 4.00 समथिंग होता है। ये है आपका त्रिक नियम। फिर है इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम की दिशा किस ओर है? तो ये आपको एक फिगर दिया हुआ था, उसमें पूछा था पौधे में फ्लोएम की जो दिशा होती है वो किस तरफ होती है। तो देखिए, फ्लोएम क्या करता है, एक तो आपका भोजन, जो आपके प्लांट होते हैं इसमें भोजन को, पत्तियों में जब भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण से, तो उसका प्रवाह करता है। तो ये नीचे की ओर भी करता है और ऊपर की ओर भी करता है। तो इसका जो दिशा होता है दिशागामी होता है फ्लोएम। लेकिन जाइलम का काम क्या होता है, जो पेड़ होता है, तो जड़ से जो जल का संवहन होता है, तो जल हमेशा क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर बहता है। तो ये क्या होता है, अगर जाइलम आपसे पूछता तो जाइलम का काम क्या होता है, जल ऊर्ध्वगामी दिशा में गति करता है, मतलब जल ऊपर की ओर गति करता है। और फ्लोएम में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होता है, भोजन का संचरण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आपको एक दिया हुआ था मानव के मस्तिष्क, उसमें पूछा था मेरुरज्ज का एक क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका मानव का ब्रेन होता है उसमें मेरुरज्ज जो होते हैं टोटल 33 हड्डियों से मिलके बने होते हैं। बाकी आप यहाँ भी देख सकते हो 7, 12, 5, 5 और 4, ये टोटल नंबर कितना हो गया, सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 33 बोन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ये भी आपकी आवर्त सारणी से ही क्वेश्चन है। तो आवर्त सारणी वाली वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इस सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दिया था, एक तो कैल्शियम दिया था, मैग्नीशियम दिया था, एल्युमिनियम दिया था और लेड दिया हुआ था। इसको हमने पूरे प्रॉपर ढंग से समझाया हुआ है, ऐसा क्यों होता है। ये है आपका कैल्शियम। फिर आपको पूछा था, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है अगला, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो जो आपका 1 हॉर्स पावर होता है, आपने इंजन सुना होगा, कितने हॉर्स पावर की ये इंजन है, इसकी क्षमता क्या होती है। तो देखो, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल से रिलेट करते हैं तो ही मेरा इंजीनियरिंग क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो 1 हॉर्स पावर में क्या होता है, 746 वाट। ठीक, 746 वाट होता है इलेक्ट्रिकल। फिर आपको अगला क्वेश्चन दिया था, इसमें दिया हुआ था अगर हम लेंथ को 3 गुना कर देते हैं। अगर एक मेरे पास तार है, ठीक है, ये तार है, इसके बाद हमने क्या किया है, दूसरा तार लिया है, उसके लेंथ को हमने क्या कर दिया, 3 गुना, और इसका जो पहले क्रॉस सेक्शन एरिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने क्या कर दिया है, आधा। और मेरा L2 कितना हो गया है, 3 गुना किसका हो गया है, पहले का, और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, A2 कितना हो गया है, पहले वाले का आधा। ठीक, तो आपसे पूछा है इसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। हमने कल ही आपको बताया था R बराबर क्या होता है, ρL/A। अब इसमें आपको निकालना क्या है, R2। अब R2 की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे, R2, रो तो आपका कांस्टेंट है, जो मटेरियल होता है एक अगर सिर्फ फिक्स मटेरियल है तो उसका रो क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे आप क्या रखो, L2 का मान रख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3L1 अपान, यहाँ पे रो भी रख दो, और A को आप क्या रखोगे, 1/2 A1। तो रो L1 A1 को आप क्या लिख सकते हो, R1, और 3
बटे 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 ऊपर चला जाएगा। R2 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 टाइम ऑफ R1। R2 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। इसको सिंपल आप फार्मूले में रख के सॉल्व कर सकते थे। फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये भी दर्पण से है। R बराबर या 2F होता है या F बराबर आप क्या लिख सकते हो, R/2। ये फार्मूला लगाओ, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका पूछा था ब्लीचिंग पाउडर बनने का रासायनिक विधि आपको बताना था। तो सिंपल ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या होता है, CaOH2 में आप क्या करते हो, क्लोरीन को प्रवाहित करते हो, तो आपका क्या बनता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl प्लस आपका पानी। ये हो गया आपका किसका, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जब हम बुझे हुए चूना का क्या होता है, CaOH2 को 400 डिग्री पर तप्त करके उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है। अगर मेरा ऑक्सीजन हट रहा है इसको क्या कहते हैं, अपचयन। ठीक। और ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, उपचयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन। यहाँ पे देखते हैं, अपचयन इसका क्या है, राइट आंसर। फिर आपको दिया हुआ था पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं। तो आप सबको पता होगा पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अभी कल वाले शिफ्ट में पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण का पूरा फार्मूला, तो उसमें आपका क्या होता है, 6CO2 + 6H2O, ये आपका क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6, और आपका कितना बनता है, ये 6O2। ये वाला आपका पूरा इक्वेशन जो कल उसने पूछ रखा था, आज आपसे सिंपल सा पूछ रहा है पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं। आप सबको पता है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश कब होता है, दिन के समय में। तो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपका क्या करता है, पौधा आपका ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर चलेंगे, यहाँ पे इसको बस एक्सप्लेन किया गया है, पौधे में श्वसन की क्रिया। इसमें पौधे वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, थोड़ा है, वातावरण से ऑक्सीजन लेते नहीं हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और ये थोड़ा उल्टा लिख गया है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसको उतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉन बायोटिक इन नेचर। जैव अपघटित पदार्थ कौन सा है। तो देखिए जैव अपघटित जो होते हैं, जैसे आपका क्या होता है, जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ। अजैविक पदार्थ कौन से हो गए, जैसे आपका सन हो गया, एयर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब आपकी नेचुरल चीज़ हैं। ये क्या होते हैं, अजैविक। और जैविक में जैसे आपके फल हो गए, फूल हो गए और कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, जैविक होते हैं। तो यहाँ पूछा है अजैविक कौन सा है, आपको ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में दिया है फ्लावर, दूसरे में दिया है सॉइल का मतलब मिट्टी, फिर है फ्रॉग, फिर क्या है, इंसेक्ट। तो यहाँ पे सॉइल क्या है, ये मिट्टी क्या है, आपका एक जैविक घटक है, अजैविक घटक है। बाकी सब क्या है, आपके जैविक घटक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। फिर उसको एक्सप्लेन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे जैविक और जीवित घटक कौन से होते हैं, जैसे पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, ये सब हो गए। और अजैविक कौन से हो गया, प्रकाश हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस, तापमान और पानी, मिट्टी, खनिज, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, अजैविक। फिर है आपका पूछा है जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जनरेटर आपका किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो ये होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या होता है, ई इसका प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के जो चेंज की दिशा होती है, समय के साथ जो फ्लक्स चेंज होता है, उसी के अनुपात में ही क्या ईएमएफ का इंड्यूस होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर इस तरह से, ये होता है एन एस, यहाँ पे कुंडली होती है, ये घूमती है, जिस जिस हिसाब से इसका क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है, उसी हिसाब से इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यही आपका किसने दिया था, फैराडे ने। इस नियम को क्या कहा जाता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ था, बच्चे को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है, जागरूकता के लिए, ज्ञान के लिए, किशोरी और किशोर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, गलत फहमी को दूर करने के लिए।
थोड़ा टाइपिंग एरर है, गलतफहमी को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया था, जो इसमें सही होगा वो आप अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो आपका अवतल लेंस होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब आपका हमेशा क्या बनता है, आभासी बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका अगला है सहसंयोजी यौगिक का प्रकृति कैसी होती है। ठीक, इससे क्वेश्चन था। फिर है, अब इसका ऑप्शन क्या था वो यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है सही से। तो फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द मटेरियल इज कितना है, 30 डिग्री। तो इसको आपको फाइंड करना था। सिंपल यहाँ पे आपको क्या है, सेल्स का नियम लगाना था, साइन आई अपान साइन आर। जैसे ये होता है रिफ्लेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 45 पहला दिया 45, तो 45 आप यहाँ पर रखोगे। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो एक, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√2। √2 से 2 कटेगा तो ऊपर कितना आएगा, √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, पूरा ये लिखा हुआ है, सिंपल आपको फार्मूला में रखना था। फिर है आपका पेट्रोल डीजल के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसकी जगह पे कोई और भी जो आपका जिस हिसाब से ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। जैसे अगर बोलेगा अगर 1 लगा के, तो वो भी ऑप्शन सही हो सकता है। प्रदूषण आपको कम करना है, या तो हम मोटर व्हीकल का कम उपयोग करें, या तो कोई अच्छे ऊर्जा का उपयोग करें, जैसे सौर प्लांट लगा के। तो जिस हिसाब से ऑप्शन होगा वही उस हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हो। फिर इसके बाद आपका पूछा था खाने का सोडा के समीकरण को संतुलित आपको करना था। खाने का सोडा जो दिया था उसका आपको क्या था, समीकरण संतुलित करना था। तो यहाँ पे आपका वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों का यहाँ पे फार्मूला हमने लिख दिया है, आप देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे धोने वाला सोडा होता है तो धोने के लिए हमको 10 बाल्टी पानी चाहिए, तो यहाँ पानी की मात्रा कितनी होती है, 10। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप याद रखोगे तो आप आराम से टिक कर लोगे। 10 बाल्टी पानी चाहिए। और यहाँ पे बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3। ये होता है किसका, आपके बेकिंग सोडा का। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम का एक त्रिभुज था, उसमें आपको पूछा था इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, 2 पॉइंट पे, ये भी था 3, ये भी था 3 और ये भी था 3। ठीक, ये पॉइंट है ए और ये है बी। यहाँ पे आपको निकालना था ए और बी के बीच इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो ये 3 और 3 किस में है, सीरीज में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये कैसे बनेगा आपका, ये तो 3 है, 3 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 6। तो ये है ए और बी, और दो पैरेलल में कैसे होते हैं, R1 × R2 अपान R1 + R2, 3 + 6। ठीक, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, RAB की, 3 × 6 अपान 3 + 6। तो 3 × 6/9 हो जाएगा, 3 से काटोगे, 3/9 कितना हो जाएगा, 1/3, और 3 से फिर कटेगा 6, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 ओम। आप एक बार कैलकुलेट भी कर सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंपल आपको ये सॉल्व करना था, ये आपको वहाँ पे फिगर दिया हुआ था। फिर है अगला, चुंबकीय रेखा में क्या सत्व है। यहाँ पे आपको है, देखिए, जो भी एक चुंबक होता है, ठीक, N और S, यहाँ से जो ये लाइन निकलती है इसी को क्या कहा जाता है, चुंबकीय रेखा। तो दो चुंबकीय रेखा आपस में कभी भी क्या होती हैं, टच नहीं करती हैं, आपस में कभी भी ये मिलती नहीं है, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, यही इसका क्या हो जाता है, सत्य होता है। ये आपस में कभी भी क्या करती हैं, काटती नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ भी आपका था वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही, चुंबकीय क्षेत्र में कथन आधारित था कुछ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर जब कोई वस्तु कोई लेंस के पर्दे पर एफ उसके फोकस दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है, तो वस्तु की स्थिति क्या होती है, अनंत पे। अगर वस्तु इनफाइनाइट पे रखी रहेगी तो ही उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु लेंस के फोकस पे बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर अनंत पर। फिर है इसके बाद अगला, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। तो ये हैं आपके हजरत मोहम्मद।
फिर इसके बाद है मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है। तो ये जो आपका मैंग्रोव वन होता है भारत के पश्चिम बंगाल और स्पेशली कहाँ पे, गुजरात, पश्चिम बंगाल और गुजरात दिया हुआ था। जहाँ भी आपकी क्या होती हैं, नदियाँ होती हैं डेल्टा, जैसे ये हिमालय है, हिमालय से अगर कोई नदी निकल के आ रही है या पर्वत से कोई नदी निकल के आ रही है तो ये जो मैदानी भाग में जाती है, यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, जलोढ़ होती है। फिर इसके बाद ये समुद्र में जाने के पहले नदी क्या होती है, कई भागों में टूटने लगती है, कई भागों में टूटती है। तो ये आपका क्या बन जाता है, डेल्टा टाइप का इसकी आकृति बनती है, डेल्टा टाइप की इसकी आकृति बनती है। इसे ही क्या कहा जाता है, नदियों का डेल्टा। तो ये डेल्टा आपका कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, और कुछ भाग इसका क्या है, बांग्लादेश के भी अंदर है। तो वहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है, ये आपका है मैंग्रोव वन। ठीक, तो यहाँ पे है सुंदरवन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। इसका कुछ भाग भारत में और कुछ भाग क्या होता है, बांग्लादेश में। सुंदरवन का भारत में आने वाला क्षेत्र गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पश्चिमी भाग पर है। ठीक है, तो सुंदरवन क्या होता है, बांग्लादेश में आपका क्या, ब्रह्मपुत्र नदी भी मिल जाती है किसमें, गंगा में। और बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है, पद्मा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये हो गया आपका बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा, और बांग्लादेश में ही गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है और सीधे कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। फिर है आपका, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है 2022 के, सघन मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के अंदर आपके बच्चों को टीका लगाया जाता है। उसमें प्रथम चरण में कितने राज्य को शामिल किया गया था। तो जो पहला फेज़ था, इसका पहला फेज जो चला है ये आपका फरवरी 2022 से ये चला है आपका अप्रैल। ठीक, फरवरी और अप्रैल के बीच में इसमें टोटल 11 राज्यों को कवर किया गया था। फिर जो इसका दूसरा संस्करण है वो आपका कब चलेगा, अप्रैल से मई। इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 22 प्रदेश आपके क्या हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जो इसका सेकेंड फेज है वो कब से चलेगा, अप्रैल से मई, जिसके अंदर कितने होंगे, 22 प्रदेश इसमें सम्मिलित होंगे। और यहाँ पे आपको पता ही होगा, इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन है, जिसमें डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस है, पोलियो है, क्षय रोग है, जो आपका टीबी होता है, हेपेटाइटिस है। ठीक, तो ये आपके क्या होते हैं, टीका लगाए जाते हैं। निमोनिया यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा है, सबका यहाँ पे मेंशन है। भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया है। तो ये आपका इजराइल के साथ हुआ है। इजराइल के साथ भारत सरकार ने एक स्मारक लोगो जारी किया है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, इजराइल। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था, सितारा से दिया था, जो आपके रैंक होते हैं वर्दी पे, ये जो स्टार होते हैं, स्टार के साथ एक अशोक चिन्ह, तो वो कौन सा पद होता है, उसके बारे में आपको ऑप्शन दिया था, उस पर आपको टिक करना था। फिर है 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे। तो जो 1950 में आपके भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के साथ और कितने न्यायाधीश थे, और इसके साथ में 7 न्यायाधीश और थे। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 7। फिर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम आप पूरा बताया भी गया एक्सप्लेन। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 उसी न्यायाधीश होंगे, और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए इसको संसद पे छोड़ दिया गया है। तो इसकी संख्या बढ़ेगी घटेगी ये आपका संसद डिसाइड करेगा। लेकिन जब ये 1950 में बना था, एक आपका मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और आपके क्या थे, 7 उसी न्यायाधीश। फिर है आपका, और अभी इस समय अगर आपसे पूछेगा, एट प्रेजेंट देयर आर 34 जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूडिंग करने पे टोटल इस समय करंट में कितने हैं, 34 जज हैं आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। फिर है, पोंगल में किसकी पूजा की जाती है। ये आपका एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया था, पोंगल के अंदर किसकी पूजा की जाती है। ये किसकी होती है, सूर्य की पूजा की जाती है पोंगल में। फिर है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ठीक, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 14 भाषा को शुरू में संविधान के साथ शामिल किया गया था। जब 8वीं अनुसूची बनाई गई थी भाषा वाली, उस समय टोटल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी। इसके बाद सिंधी को 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संवैधानिक संशोधन के साथ
अधिनियम के साथ जोड़ा गया था। तो इसमें संशोधन कर करके और भी लैंग्वेज को इसमें जोड़ा गया है। तो जब ये उस समय बना था, उस समय टोटल कितनी थी इसमें? 14 भाषाएँ थी। फिर समय के साथ साथ इसमें एक्सपेंड भी किया गया है। भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्रों की औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत जो है दशकीय, मतलब कि 10 साल में 2010 से 2020 के बीच औसत वार्षिक शुद्ध लाभ इसका पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? भारत आपका 3rd प्लेस पे है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी डीप से है। फिर है अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन है? ब्राज़ील है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो शीर्ष 10 देशों में विश्व के वन क्षेत्रों का 66 हिस्सा है। फिर है हु पब्लिश वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको क्या कहा जाता है? IMF के द्वारा क्या होता है? पब्लिश किया जाता है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर YF का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9% और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.1% का अनुमान लगाया है? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको क्या कहा जाता है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड ने जनवरी 2022 में अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में इसको पब्लिश किया है। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन उसी से आ गया, IMF से ही। तो यहाँ पे उसका थोड़ा डिटेल है। अक्टूबर में कितना कहा था? अनुमानित दिया था इन्होंने 9.5, लेकिन अब उसको घटा के कितना कर दिया है? 9%। ठीक है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन है, अरे भाई, किसके प्रयासों ने 1929 में सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा से भी देखिए क्वेश्चन आ गया है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये सबको पता है कि सहायता से 1829 में, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 1929 नहीं होगा, ये होगा आपका 1829 में ही आपका क्या सती प्रथा खत्म हो गया था। कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। फिर है आपका भूतापी, 1 मिनट ऊपर कर लिया जाए थोड़ा, भूतापी पावर प्लांट कहाँ पे है? तो मणिकरण पावर प्लांट बेस्ड ऑन द जियोथर्मल एनर्जी, ये आपका राइट आंसर था। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा जो है ये आपकी है उड़ीसा। तो आपके स्कीम से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, उड़ीसा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना, ये आपका क्या है? एयर एम्बुलेंस, ये आपका शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है यहाँ के मुख्यमंत्री उड़ीसा के। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पंकज अडवाणी ने 19वीं एशियाई 100वीं यूपी बिलियर्ड्स चैंपियन 2022 को किसको हरा के अपना 41वां खिताब जीता है? आप सबको पता है बिलियर्ड्स कौन जीतता है? पंकज आडवाणी। तो ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए इन्होंने पूछ लिया है किसको हराया है। तो ये हराए हैं ध्रुव सीतवाला को इन्होंने हराया है और ये जीत चुके हैं पंकज आडवाणी। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, अंडर-20 विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये हैं आपके, कल वाले क्वेश्चन में आपका पूछा था वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में, उसमें था आंसर क्या? अंशु मलिक। आज वाले में क्या पूछा है? विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये है आपकी शैली सिंह, जो कि कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, झांसी से बिलोंग करती हैं। फिर है आपका अनुच्छेद 51A। 51A से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्या है? ये आपका बेसिकली क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 51A में। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो भारत निर्माण योजना, ये है 16, 1 मिनट जरा इसको देख लिया जाए। भारत निर्माण योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी?
ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया था। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन है, ये कौन सी वहाँ पूछा है, पंचवर्षीय योजना है, तो 2005 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये शुरुआत हुआ था 16 दिसंबर 2005 को। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था। तो सामूहिक विनाश और के हथियार और उसकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधि निषेध संशोधन विधेयक किस मंत्रालय ने पेश किया था? तो ये है आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद द्वारा क्या हुआ है, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद द्वारा इसको पेश किया गया है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन है, पेटीएम मनी ने भारत में पहला इंटेलिजेंस मैनेजर पेश किया है, उसका नाम क्या है? ये आपका पॉप्स होता है, उसको ही सबसे पहले पेटीएम मनी ने अपना पहला पॉप्स, देखिए पॉप्स है, लॉन्च किया है, जिसके साथ आप उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी को क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हो। फिर आपका एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी है, ये देखिए, निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? वित्त बजट में क्या है? साख नियंत्रण। तो राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा, ये सब किस में आते हैं? आपके वित्त बजट में। और ये आपका साख नियंत्रण क्या होता है? ये किसके क्या द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा। किस इंटरेस्ट पे आपको बैंक लोन दे रही है, बैंक किस इंटरेस्ट पे आपका आरबीआई से लोन ले रही है, इनका लेखा जोखा किस में होता है? साख नियंत्रण में। और बाकी आपका राजकोषीय घाटा है, प्राथमिक घाटा है, राजस्व घाटा है, इनके अंदर आपका क्या है, जैसे आपका देखिए यहाँ पे इसको हमने मेंशन भी किया, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान सहित सरकार की कुल उधारी का प्रतिनिधि करता है, लेकिन प्राथमिक घाटा चालू वित्त वर्ष में ब्याज भुगतान के बिना ही उधार ली गई राशि को दर्शाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? साख नियंत्रण। किस संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी? तो ये आपका अधिनियम क्या था? 1992 में पारित किया गया था, और यह भारत का पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इसमें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये आपका अधिनियम कब आया था? 1992 में। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी।